Hello everyone. Today this is our 13th session of C programming language. In our previous session, we learned about some basic programs in C programming language, and today in this session we are going to learn more about programs, and that programs which we are going to create today are formula implementation based. है ना। आज के हम हमारे इस सेशन में जो प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं वो कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट कर हम क्रिएट करेंगे कि कैसे मैं यूजर से इनपुट गेट करूंगा, इनपुट गेट करके कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद में फिर मुझे मेरा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर। तो जैसा कि अगर हम बात करें, मुझे प्रोग्राम अगर क्रिएट करना है तो मुझे सबसे पहले नीड रहेगी एडिटर की। तो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टर्बो C7, राइट। तो जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पे यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर, है ना। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम्स देखे थे, और लास्ट क्लास में आपने ये भी देखा था कि कैसे यूजर से वैल्यू गेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने से भी पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा कि यूजर यहाँ पे 3 नंबर्स एंटर करे, और वो 3 नंबर का मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर बताऊँ, एवरेज। तो हम सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करने का प्रोग्राम देखते हैं, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में फॉर्मूलेस को इम्प्लीमेंट करके कैसे प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में, दैट इज इन कमेंट सेक्शन। मतलब मैं यहाँ पर से सिंगल लाइन कमेंट में लिख देता हूँ प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। मतलब मुझे यहाँ पर एक चीज ये समझ में आ गई कि मुझे 3 नंबर्स यूजर से गेट करना है, और ये 3 नंबर यूजर से गेट करने के बाद में इनका क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा stdio.h, फिर आप क्या करोगे यहाँ पर हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर unio.h। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया, और इसके बाद में मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया void main। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास में सबसे पहले आता है यहाँ पे CLR SCR, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर लिखते हो get ch। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया get ch। इतना तो बेसिकली मुझे हर प्रोग्राम में करना ही रहता है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या मुझे यहाँ पर और क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर अगर एवरेज फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का, तो अगर मुझे 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे वो 3 नंबर्स यूजर से गेट करना रहेंगे, और 3 नंबर यूजर से अगर मुझे गेट करना रहेंगे तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया A, B एंड C। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं यहाँ आकर यूजर को क्या मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाया, और मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर 3 नंबर्स। यूजर यहाँ पे क्या एंटर करेगा, 3 नंबर्स एंटर करेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा है स्कैनफ, जैसा कि आपने लास्ट सेशन में देखा था कि आप यहाँ पे यूजर से इंडिविजुअल 3 नंबर्स भी गेट कर सकते हो, और एक ही साथ एक ही स्कैनफ के स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखकर आप यूजर से मल्टीपल वैल्यूज गेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा %d, और इसके बाद में मैंने लिख दिया m%a, m%b और m%c। ठीक है, ये मैंने तो ऐसा लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर ये जो मैंने 3 नंबर यूजर से गेट किए हैं इनका मुझे सम फाइंड आउट करना रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं a + b + c करता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंटीजर टाइप। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर a b c के साथ में सम नाम के वेरिएबल को भी क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर आकर मैंने सिंपली सम के अंदर a + b + c को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं अब, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया है, सम %d लाइन चेंज कॉमा, और यहाँ पर आपने किसको प्रिंट करवा दिया है, सम को। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सिंपली सम में आपका a + b + c स्टोर हुआ है, और उस सम को आपने प्रिंट करवा दिया। अब बात आती है आपके एवरेज की। तो सिंपल सी बात है, अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास में सम क्या है, तो जो भी आपका a + b + c का सम आया होगा वो सम के अंदर स्टोर्ड है, और इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने यहाँ पर बोला मेरे पास में 3 ऑब्जर्वेशन है, और दैट दे आर 3 इन नंबर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो मे बी ये पॉसिबल है कि मेरा रिजल्ट पॉइंट में आ जाए, और अगर मेरा रिजल्ट पॉइंट में आ जाए तो उस केस में फिर मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, एक ऐसे वेरिएबल की जो कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज है ना, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को होल्ड अप कर सके। तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है AVG, और ये AVG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फ्लोट वैल्यूज को क्या करेगा, होल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, तो हम वापस से यहाँ पर आते हैं, और हमने यहाँ पर लिखा है AVG,
और एवीजी इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो एवीजी इक्वल्स टू मैंने लिखा है सम डिवाइडेड बाय 3। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा जब हम ऑपरेटर्स की बात करते थे, है ना, जब हमने ऑपरेटर्स की बात करी थी कि यार उसमें अरिथमेटिक जो ऑपरेटर था उसमें अगर आप इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, इंटीजर। और सेम यहाँ पर भी अगर सम डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीजर गिव्स यू इंटीजर। तो अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट है अगर वो पॉइंट में आता है तो प्रॉपरली वो यहाँ पर एवरेज के अंदर स्टोर्ड हो। तो उस केस में यहाँ पर सम तो आपका इंट टाइप का है, आपने यहाँ पर 3 को क्या कर दिया है 3.0। अब इससे क्या होगा, सम है आपका इंटीजर, 3.0 हो गया आपका फ्लोट, तो इंटीजर फ्लोट गिव्स यू रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। तो यहाँ पर आपके पास में एवरेज में क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्लोट में आंसर आ जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आकर करोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एवरेज। और एवरेज के अंदर आपने क्या कर दिया, %। आपको पता है पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपको आपके रिजल्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है तो .2f लगा दोगे। और यहाँ पर आपने कॉमा करके क्या लिख दिया, एवीजी। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया है, सेव करके हम इसे रन कर देखते हैं कि हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सिंपली मैंने यूजर से 3 नंबर गेट किए हैं, 3 नंबर गेट करने के बाद में मैंने उसका सम फाइंड आउट करके उसको प्रिंट करवाया है, और उसके बाद में मैंने उन 3 नंबर का एवरेज फाइंड आउट कर एवरेज को प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसे कंपाइल और रन करने की, तो मैंने इसे कंपाइल और रन किया। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1, 2 और 3। जैसा कि आपको पता है कि अगर इसके सम की बात करें तो इसका सम कितना आएगा आपका 6, और अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और प्रोग्राम को रन करने के बाद में मैंने एंटर करा 1, 2 एंड 4, तो सम कितना आएगा यहाँ पर 7। और अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज कितना मिलेगा आपको 2.33। तो इस वे में आपने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर सिंपली आपने 3 नंबर यूजर से गेट किए हैं, और गेट करने के बाद में उसका सम, और सम के बाद में आपने उसका एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक है, एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो मैंने सिंपली एवरेज फाइंड आउट करा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था सेशन के स्टार्टिंग में कि हमें आज यहाँ पर इस सेशन में फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन कर देखना है अपनी सी प्रोग्रामिंग में। तो लेट्स प्रोसीड, हम चलते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पर। मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये प्रोग्राम रहेगा आपका 15 नंबर का, prog 15, राइट। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, here I want to find out the area of circle, है ना, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल, प्रोग्राम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल के केस में, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल के केस में आप ऐसा बोल सकते हो πr²। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ, मुझे यहाँ पर एरिया निकालना है सर्कल का, तो फॉर्मूला क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पर आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आर आपको यूजर से गेट करना रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका रेडियस रहता है वो पॉइंट में आता है, और अगर वो पॉइंट में आता है तो सिंपल सी बात है कि अगर पॉइंट के साथ में आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपका रिजल्ट भी किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। और अगर आपका रिजल्ट भी पॉइंट में आता है तो सिंपल सी बात है कि यार अगर आप उसे स्टोर करवाने के लिए कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो आपको किस में डिफाइन करना रहेगा, फ्लोट में डिफाइन करना रहेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में जो πr² है उसमें पाई जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के हमने 2 तरीके देखे थे, है ना। देयर आर 2 वेज टू डिफाइन अ कांस्टेंट, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके एक प्रोग्राम बनाकर बताया था। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में, तो यहाँ पर मैं सेकंड वे बता रहा हूँ कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं सेकंड वे कि किस तरीके से यहाँ पर हम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया है हैश डिफाइन, और मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है पाई। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है पाई, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 3.14। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यार ये मैंने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया, अब इसके बाद में क्या, तो अब इसके बाद में यहाँ पर अब आप ऐसा बोलोगे कि यार हैश डिफाइन पाई 3.14 की पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर पाई की वैल्यू आती है तो वहाँ पर 3.14 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है।
अब अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने डिसाइड किया था कि यार आपको यहाँ पर यूजर से रेडियस गेट करना रहेगा और रेडियस मोस्ट ऑफ द केसेस पॉइंट में आ सकती है, तो सिमिलर मैनर में अगर आपने रेडियस पॉइंट में लिया है, आपका पाई की वैल्यू पॉइंट में है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट मिलेगा वो भी पॉइंट में आने के चांसेस है ना, क्या उसका भी पॉइंट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर सिंपली लिख लिया एरिया, और एरिया नाम का आपने वेरिएबल जो डिफाइन करा है वो भी किस टाइप का डिफाइन कर दिया आपने, फ्लोट टाइप का डिफाइन कर दिया। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर आकर यूजर को बोलोगे एंटर रेडियस। आप यहाँ पे यूजर को बोलोगे रेडियस एंटर करें, यूजर यहाँ पे सिंपली रेडियस एंटर करेगा। रेडियस एंटर करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर एक फंक्शन भी यूज करना रहेगा, एंड दैट इज स्कैनफ। स्कैनफ में मैंने लिखा %d नहीं, बट यहाँ पर आपने क्या देखा है कि रेडियस आपका फ्लोट में है, तो यहाँ आएगा %f, और उसके बाद में आपने यहाँ कर दिया है m%r। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सिंपली आपका रेडियस आपने यूजर से गेट कर लिया। अब आप बोलोगे सर एरिया, तो एरिया तो आपको मिलने वाला है ना, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो उसके बाद में एरिया में आपका रिजल्ट आएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर लिख दिया है एरिया, एरिया इक्वल्स टू, है ना। अब आपने यहाँ पर क्या लिखा है पाई, और पाई के बाद में आप क्या लिखोगे यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब आपने जब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आपके एरिया में। और एरिया में स्टोर होने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आकर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे एरिया ऑफ सर्कल। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवा देते हो एरिया ऑफ सर्कल, तो अब उस केस में यहाँ पर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना रहेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूजर को पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस तक रेस्ट्रिक्ट करना, तो मैंने लगा दिया है .2f, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है एरिया। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो प्रोग्राम आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये सिंपली यूजर से एरिया गेट रेडियस गेट करेगा और सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर आपको देगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ पर। तो रन करने के पहले मैंने इसे कंपाइल किया, देन आई एम गोइंग टू रन इट, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है एंटर रेडियस। यहाँ पर मैंने एंटर किया 2, तो मुझे रिजल्ट मिला है यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 12.56। अगर आपको इसको थोड़ा सा और प्रॉपर करना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या सिंपल सी बात है, रेडियस की कोई स्पेसिफिक यूनिट होगी। अब यूनिट तो मुझे पता नहीं कि अब यूजर की इस यूनिट में यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मैंने लिख दिया स्क्वायर यूनिट। मैंने इसे सेव किया यहाँ पर। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ। मैंने एंटर किया 5, तो मुझे आउटपुट मिला है यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल 78.50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आपके प्रोग्राम में फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट किया, प्लस आपने यहाँ पर आपके प्रोग्राम में कांस्टेंट का भी कंसेप्ट देखा है। एक बार गो थ्रू करिए प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, तो जैसे कि आपने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया है, इन द सिमिलर मैनर हियर आई वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, है ना। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ये चाहता हूँ कि मैं कैसे अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करूँ फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो अगर मुझे यहाँ पर अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो मैं यहाँ पर आता हूँ सेव एज। सेव एज के बाद मैं यहाँ पे सी यूनिक प्रो, और जैसा कि आपको पता है कि यार आपने अभी प्रोग्राम नंबर 15 क्रिएट किया था, तो अब आप यहाँ पर क्रिएट करोगे प्रॉक 16, राइट। आपने एंटर किया। अब हियर प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। हियर आई राइट प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, है ना। अब यहाँ पर टेम्परेचर में मुझे हैश डिफाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपने प्रोग्राम को एक बेसिक स्ट्रक्चर में लेकर आ जाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब अगर हम बात करते हैं हमें करना क्या है, तो जैसा कि आपने यहाँ पर आपकी हेडिंग लिखी है प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो ऑब्वियसली आपको यूजर से टेम्परेचर गेट करना रहेगा। वो टेम्परेचर रहेगा आपका फ़ारेनहाइट में। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो वो टेम्परेचर यहाँ पर इंटीजर नंबर में तो आने से रहा, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम केसेस में, है ना, ऑलमोस्ट क्या रहता है, पॉइंट में ही रहता है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या, अगर मेरा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट अगर पॉइंट में होता है, तो मुझे जो वेरिएबल डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी वो किस टाइप की रिक्वायरमेंट रहेगी, फ्लोट टाइप की रिक्वायरमेंट रहेगी डिफाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ। अब ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में लिखा है और जो कि आपके फ्लोट टाइप का है, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है वो भी किस में मिलेगा, आपके पॉइंट में। और अगर वो भी आपको पॉइंट में मिलता है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने कॉमा करके लिख दिया यहाँ पर सी। अब अगर हम बात करते हैं मुझे यूजर से क्या गेट करना है, तो यूजर से मैं गेट करूंगा यहाँ पर printf, और printf में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है
एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब आपने यहाँ पे लिखा है एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैन एफ, और स्कैन एफ के बाद में आप क्या कर लोगे यहाँ पे परसेंट एफ एम परसेंट एफ। ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो इससे क्या होगा, आपने यूजर से टेम्परेचर गेट कर लिया है किसमें, फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गेट करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, मुझे फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, और फार्मूला अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो उस केस में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो उस केस में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया C इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर क्या करा है, मैंने सिंपली अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें मैंने यूजर से क्या गेट किया है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5/9 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है किसमें, सेल्सियस में। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या प्रिंट करवा दिया, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, परसेंट पॉइंट टू एफ, लाइन चेंज और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, C। तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें आपने सिंपली यूजर से एक टेम्परेचर गेट किया है इन फ़ारेनहाइट और उसे कन्वर्ट किया है आपने सेल्सियस में। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में अगर मैं इसे कंपाइल और रन करता हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आपने यहाँ पे सिंपली एंटर कर दिया है 42, मैंने एंटर किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला है, टेम्परेचर इन C, और यहाँ पे मुझे कुछ रॉन्ग आंसर मिला है। मैं वापस अपने प्रोग्राम पर जाता हूँ, अगर अपन बात करते हैं कि यार यहाँ पर क्या मिस्टेक करी है हमने, तो देखते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये तो लिखा है क्या, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट में आपने क्या लिखा है, C इक्वल्स टू F माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/9, ये भी यहाँ पर सही है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा है टेम्परेचर इन सेल्सियस, है ना, परसेंट पॉइंट टू एफ, और इसके बाद में आपने यहाँ पर लिखा है C की वैल्यू आपने प्रिंट करवाई है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका पूरा प्रोग्राम सही है ना। इसमें एक बार हम फिर से इसे रन करते हैं, मैंने इसे सेव किया, ठीक है, और मैं एक बार अपने प्रोग्राम को फिर से यहाँ पे रन करता हूँ। C इक्वल्स टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, और यहाँ पे परसेंट पॉइंट टू एफ, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी है C की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैं एक बार इसे फिर से रन करता हूँ। मैंने करा F9, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मैंने लिखा 41। ठीक है, अभी भी मुझे यहाँ पर प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। अल्ट F7 से हम यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेन पर आया, CLR SCR, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट एफ। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अपना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गेट किया है C इक्वल्स टू, अब यहाँ पर टेम्परेचर मुझे एंटर करना है, मैंने लिखा 45। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आए F7, ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंट पॉइंट टू एफ C, ठीक है, गेट CH, और मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, एक बार हम इससे क्लोज करते हैं, है ना, मैं अपने टर्बो C7 को एक बार क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके मैं फिर से रीओपन करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक बार अपने टर्बो C7 को क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया है, अब मैं फिर से अपना ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने फिर से अपना टर्बो C7 ओपन कर लिया है। मैं आता हूँ फाइल पर, ओपन, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है C यूनिक प्रो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम था, दैट इज प्रोग्राम नंबर 16। ठीक है, मैंने इसे ओपन कर लिया है यहाँ पर।
ठीक है, सेम प्रोग्राम में आपका वही %f लिखा हुआ है यहाँ पर, %f के बाद में आपने m%f लिख कर रखा हुआ है, m%f के बाद में आपने c इक्वल्स टू f माइनस 32 इंटू 5/9 लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने c में स्टोर करी है, टेम्परेचर इन सेल्सियस %.2f कॉमा सेपरेट करके आपने c की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर करना क्या है, तो मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पर फिर से, मैंने इसे सेव किया है, मैंने इसे फिर से रन किया है। रन करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा 42 और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 5.56 आपको आपका रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, इन केस कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, कि आप आपके प्रोग्राम्स कंटिन्यूएशन में अगर रन करते हो तो मे बी इंटरनली वहां पर आपको वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देता है, बट ये सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। सिंपली आपको करना क्या है, आपका प्रोग्राम एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था, आपने फिर से क्या करा है, यहाँ पर आपके टर्बो C7 को एक बार क्लोज किया है, क्लोज करके आपने ओपन किया है, तो वापस से आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो प्रोग्राम में आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, सिंपली वो सिर्फ कंपाइलर का आपका इशू था जिसने आपको प्रॉपर आंसर नहीं दिया फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं कि यार यहाँ पर ये जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, ये किसका है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर दो नंबर को स्वैप करना है ना, इफ आई वांट टू स्वैप टू नंबर्स, मुझे यहाँ पर दो नंबर को स्वैप करना है, तो हम दो नंबर्स को स्वैप कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम यहाँ पर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर का कंसेप्ट। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के कंसेप्ट में मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुझे दो नंबर को स्वैप करना है, तो दो नंबर को हम स्वैप कैसे करेंगे, तो स्वैप करने के पहले मैं यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली एक बॉक्स बनाया, मैंने एक और बॉक्स बनाया, मैंने सिंपली एक और बॉक्स बनाया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट किया है, यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स क्रिएट कर दिया। अगेन here I create a box, create a box and create a box. One more time I create a box here, again and again. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, अब इनको अपन यहाँ पर नेम्स दे देते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है कि ये है आपका एक टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया, इस बॉक्स का नाम है A और मैंने इस बॉक्स का नाम दे दिया है B। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा और इसे पेस्ट कर दिया, टेम्प A और B। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया है, तो मुझे फिर से मिला है A और B। और मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद में फिर से क्या करा है, मैंने लिखा टेम्प A और B। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, अब चलो ठीक है, ये तो आपने ऐसा लिख दिया टेम्प A B। अब इसके अंदर हम वैल्यूज की बात करते हैं, तो इनिशियल लेवल पर A के अंदर क्या है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्वैप करना है ना। मेरे नंबर्स क्या है यहाँ पर, तो नंबर के केस में मैंने बोला A में है मेरे पास में 5, B में है मेरे पास में 6 एंड हियर आई वांट टू स्वैप माय नंबर्स। तो आफ्टर स्वैपिंग आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर A में मिलना चाहिए आपको 6 और B में आपको मिलना चाहिए यहाँ पर 5। तो अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने बोला कि यार A के अंदर है 5 और B के अंदर अभी क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर 6। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर A के अंदर 5 है और B के अंदर 6 है, तो इस केस में क्या होगा कि मुझे ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है जिसमें मेरे पास में A की वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाए 6 और B की वैल्यू क्या हो जाए मेरे पास में यहाँ पर 5। तो अगर ऐसे मुझे कुछ करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा, या इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास में दो जार है और एक एम्प्टी जार है। अब दोनों जार की वैल्यूज को आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर दोनों जार की वैल्यू को आपको इंटरचेंज करना है, तो उस केस में आपके पास में जो एम्प्टी जार है, तो सबसे पहले फर्स्ट जार की वैल्यू डेटा को, है ना, आपके जो भी फर्स्ट जार के अंदर है उसको आप एम्प्टी जार में फिलअप कर दोगे, फर्स्ट जार आपका एम्प्टी हो जाएगा। फिर सेकंड जार का जो भी डेटा रहेगा उसको आप फर्स्ट जार में फीड कर दोगे और फिर एम्प्टी जार में जो आपने फर्स्ट जार का डेटा पॉर किया था उसको आप वापस से सेकंड जार में क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। लाइकवाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को किस में सेट कर दिया, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर टेम्प में सेट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर मैंने लिखा है टेम्प इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ए की वैल्यू किस में पॉर हो गई है, आपके टेम्प में। अब ए की वैल्यू अगर टेम्प में चली गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर है आपके पास में अब 5। अब ए की वैल्यू अगर टेम्प में गई है तो इसका मतलब क्या ए में वैल्यू रिमूव हो जाएगी, क्या नहीं, ए की सिंपली जो भी वैल्यू है उसकी कॉपी पास कर दी है आपने। तो यहाँ पर ए में एक्चुअल 5 वैल्यू अभी एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर बी में है आपके पास में 6।
अब अगर हम बात करते हैं अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर मैं सिंपली b की वैल्यू को किस में सेट कर दूंगा, तो b की वैल्यू को मैं यहाँ पर a में सेट कर दूंगा। अब b की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर a में सेट करता हूँ तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब b की वैल्यू को अगर मुझे a में सेट करना रहा तो मैंने सिंपली लिख दिया a इक्वल्स टू b। तो अब इससे क्या होगा यहाँ पर, तो इससे आप सिंपली ऐसा बोलोगे, टेम्प में तो अभी आपके पास में है 5, बी ए के अंदर क्या आ गया है आपके पास में 6, और बी के अंदर अभी क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपली कॉपी करी है वैल्यू को, है ना यार, आपने एक कॉपी उधर पास कर दी है, एक्चुअल डेटा आपके पास में भी है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने अब टाइम की वैल्यू को क्या कर दिया है, तो अब ये टाइम की वैल्यू को आप यहाँ पर 6 में क्या कर दोगे, फॉर कर दोगे, है ना, फीड कर दोगे या सेट कर दोगे। तो अब यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बी के अंदर किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, टाइम की। तो अब अगर यहाँ पर b के अंदर टाइम की वैल्यू अगर आ गई है तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे कि टाइम के में जो 5 था तो वो इनिशियल लेवल पर 5 तो यहाँ रहेगा ही सही, ए में क्या हो चुका है यहाँ पर 6 हो चुका है, और बी में यहाँ पर अब क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपने जो टास्क परफॉर्म किया है, तो टास्क स्टार्ट करने के पहले ए के अंदर था 5, बी के अंदर था 6, लेकिन टास्क परफॉर्म करने के बाद में अब यहाँ पर ए के अंदर कितना हो चुका है 6, और बी के अंदर कितना हो चुका है यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अब होगा क्या, है ना, तो अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो सेम कंसेप्ट को मुझे इंप्लीमेंट करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम यहाँ पर अब इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे ये 3 स्टेप्स थोड़ी सी याद रखनी रहेगी, क्योंकि मुझे यही 3 स्टेप वहाँ पर लिखना रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं टाइम इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू टाइम, तो देखते हैं हम हमारे प्रोग्राम में जाकर। तो यहाँ पर मैं फिर से ओपन करता हूँ आपके सामने टर्बो C7 की स्क्रीन। मैंने यहाँ पर करा फाइल में जाने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज। यहाँ पर जाने के बाद में सी यूनी प्रो में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया प्रॉप, और यहाँ पर मैंने कर दिया है 17। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्रोग्राम टू स्वैप, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स की, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर मैंने सिंपली सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है, और ये सारी चीज़ें हटाने के बाद में अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इंट ए कॉमा बी। ठीक है, अब ये ए और बी की वैल्यू मुझे यूजर से गेट करना रहेगी, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटर 2 नंबर्स में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैन एफ, और स्कैन एफ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा %d कॉमा करके m%a कॉमा करके m%b। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने 2 नंबर यूजर से यहाँ पर वैल्यू गेट कर ली है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पे मैंने यूजर से 2 वैल्यूज गेट करी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये 2 वैल्यूज को प्रिंट करवा देता हूँ। और प्रिंट करने के केस में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप बिफोर स्वैपिंग, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर स्वैपिंग। और बिफोर स्वैपिंग के बाद में अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो बिफोर स्वैपिंग के बाद में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलोगे, आपने यहाँ पर सबसे पहले कर दिया है लाइन चेंज, लाइन चेंज के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए। ठीक है, लाइन चेंज के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ए, फिर ए के बाद आपने लिख दिया है %d, फिर आपने लिख दिया है यहाँ पर लाइन चेंज, फिर आपने लिख दिया है बी, बी के बाद आपने लिख दिया है %d, और फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, लाइन चेंज। पहले %d पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, तो आपने बोला कि यार ए की वैल्यू, दूसरे %d पर क्या आ जाएगी आपके पास में, बी की वैल्यू। मैंने सेम ये स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉपी किया, और यहाँ पर फिर मैंने इसे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसा मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये मैंने बोला है कि ये आफ्टर बिफोर स्वैपिंग था, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग। और बीच में फिर मैंने जो यहाँ पर अभी कोड एक्सप्लेन किया था आपको कि यार आपको यहाँ पे लिखना रहेगा टेम्प इक्वल्स टू ए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, टेम्प, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना रहेगा। उस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर टेम्प इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, b इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आप आपके 2 नंबर्स को स्वैप कर सकते हो। तो देखते हैं हम हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके।
कि यार अगर मैं यहाँ पर दो नंबर्स को स्वैप करना चाहता हूँ यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो इस केस में मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स में आपने यहाँ पर लिखा है 5, आपने लिखा है यहाँ पर 6, मैंने करा एंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो वैसे मुझे क्या मिलेगा, बिफोर स्वैपिंग A5 B6 एंड आफ्टर स्वैपिंग A6 B5। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने यहाँ पर स्वैपिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने सिंपली यूज किया था क्या, स्वैपिंग का कंसेप्ट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विदाउट यूजिंग, अगर मुझे थर्ड वेरिएबल यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे सेव एज करता हूँ। मैं यहाँ पर आया सी यूनिक प्रो और मैंने यहाँ पर आकर इसे कर दिया है prog 18, राइट। अब मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है prog 18। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर ये थर्ड वेरिएबल को रिमूव कर दिया यहाँ से, और थर्ड वेरिएबल को रिमूव करने के बाद में अगर हम स्वैपिंग के कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तब आपको यहाँ पर दो वेरिएबल को यूज करके ही अपना टास्क परफॉर्म करना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास में जो दो वैल्यूज है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि दोनों वैल्यूज को ऐड करके सिंपली, है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर जो a की वैल्यू थी, जो b की वैल्यू थी, a की वैल्यू को ऐड करके वापस से किसमें स्टोर कर दिया मैंने यहाँ पर e में। इससे क्या होगा कि यहाँ पर a की जो भी वैल्यू है, b की जो भी वैल्यू है, वो सम अप होकर किसमें ऐड हो गई है, a में। फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अब a में मेरे पास में फॉर एग्जांपल मैंने बोला a में 5 है, b में 6 है, तब कितना हो जाएगा 5 + 6 दैट इज 11। अब मैंने ऐसा बोला है कि अब मैं यहाँ पर b के अंदर एक काम करता हूँ कि जो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू में से मैं यहाँ पर b की वैल्यू को माइनस कर कर फिर से b में क्या कर देता हूँ, स्टोर। जैसा कि आपने देखा कि a में अगर 11 हो चुका है और b में यहाँ पर 6 है, तो 11 - 6 दैट इज 5। तो b के अंदर क्या सेट हो जाएगा आपका 5। और अगर हम बात करते हैं b में 5 हो गया है, तो मैंने फिर से यहाँ पर क्या करा है, a के अंदर है 11 माइनस, मैंने बोला b के अंदर है अगर 5, तो 11 - 5 दैट इज 6, तो a के अंदर अब क्या सेट हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अगर हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, तो रन करने में देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर एंटर किया है 5, आपने यहाँ पर फिर से एंटर किया है 6, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बिफोर स्वैपिंग 5 एंड b = 6 और आफ्टर स्वैपिंग a = 6 एंड b = 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, स्वैपिंग का टास्क परफॉर्म किया है। अब अगर हम बात करें कि चलो ठीक है, ये तो हमने स्वैपिंग का टास्क परफॉर्म कर लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर और कुछ प्रोग्रामिंग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो या आप ऐसा बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने जो हेडर फाइल यूज करी है, क्या इन हेडर फाइल के अलावा भी आपके पास में और कोई हेडर फाइल्स होती है क्या। तो हाँ, यहाँ पर आपके पास में stdio कोनियो के अलावा भी math.h हेडर फाइल होती है ना, stdlib.h हेडर फाइल होती है ना, और भी बहुत सारी यहाँ पर आपके पास में ctype.h हेडर फाइल होती है। तो वो हेडर फाइल्स कैसे कब क्या यूज करेंगे, तो मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को सिंपली करा है सेव एज, और सेव एज करने के बाद में मैं यहाँ आया सी यूनिक प्रो, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे करा prog और 19, मैंने एंटर किया। मैं सिंपली यहाँ पे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ अब वो मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है प्रोग्राम, और मैं यहाँ पर हेडर फाइल यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है #include math.h। जैसा कि आपने बोला है क्या सर ये हेडर फाइल के अलावा भी कोई हेडर फाइल होती है क्या, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं उन हेडर फाइल्स का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या। मैंने यहाँ पर ठीक है सिंपली यूज कर ली math.h। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा बोला कि ये math.h मुझे कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करके देती है, और वो फंक्शंस को मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो अब वो प्रोग्राम फंक्शंस को मैं कैसे क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना, कैसे क्या मैं यूज करूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पर math.h के अंदर के प्री डिफाइंड फंक्शंस को अगर यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा इंट, है ना, और इंट के बाद में मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, तो इंट के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है बेस, और बेस के बाद में मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक्सपोनेंट। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बेस लिखा, मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखा है, तो अब ये इससे होगा क्या, तो मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, पावर,
है ना. हियर आई नीड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर. लाइक मैंने बोला मुझे 2 टू द पावर 5 फाइंड आउट करना है, तो अब 2 टू द पावर 5 फाइंड आउट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैं कैसे यहाँ पे पावर फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि यूजर ने अगर यहाँ पर 2 टू द पावर 10 कर दिया तो फिर अब इस केस में क्या, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास में एक पावर फंक्शन होता है जो कि math.h में प्रेजेंट होता है. उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना रहेगी. तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने सिंपली यहाँ पर लिख लिया है printf, और printf में आपने लिख दिया यहाँ पर एंटर बेस एंड एक्सपोनेंट. ठीक है, अब आप यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट गेट करोगे. आपने लिखा है scanf, और scanf के अंदर आकर अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो scanf के अंदर आकर आपने करा है %d कॉमा m% बेस कॉमा m% एक्सपोनेंट. यहाँ पर आपने बेस और एक्सपोनेंट यूजर से गेट कर लिया. अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या होगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, अब आपको यहाँ पर बस ऐसा लिखना है क्या, printf, और printf के बाद में मैंने बोला अब, तो printf के बाद में मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू. और वैल्यू के केस में मैंने क्या करा, तो वैल्यू के केस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है POW, क्योंकि ये मेरे पास में प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि किसके अंदर है, math.h के अंदर. और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया बेस कॉमा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया exp एक्सपोनेंट. अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ 5 पास करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 32. अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पर पॉइंट में भी पावर पास कर दो, कि 2 टू द पावर 0.5. वो बात अलग है कि उसके लिए आपको वहां पर फ्लोट डेटा टाइप लेना रहेगा, बट जनरलाइज मैनर में पावर फंक्शन तो आपका इंटीजर और फ्लोट दोनों रिजल्ट प्रोवाइड करेगी. तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है %.2f, कि अगर यूजर यहाँ पर एंटर कर देता है पॉइंट में अगर एक्सपोनेंट, तो उस केस में भी आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रॉपर आपको मिले. ठीक है, फिर मैंने बोला और कोई फंक्शन होता है क्या, हाँ, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ printf, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू के केस में मैंने यहाँ पे कर दिया %2f, है ना, %2f, और यहाँ पर मैंने क्या करा है लाइन चेंज. और मैंने बोला मेरे पास में एक और फंक्शन होता है sqrt, और sqrt में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर बेस. जैसा कि आप यहाँ पर 2 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट, और 2 का अगर स्क्वायर रूट निकल जाता है यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. फिर मैंने बोला इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या, हाँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके एक नंबर लिख लिया, और वो नंबर की वैल्यू मैंने रख दी है -5. अब तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है printf, और printf में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है वैल्यू, और वैल्यू के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया है %d, और लाइन चेंज के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया है abs, और abs में मैंने पास कर दिया है वो num. ABS इज सिंपली फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, क्या आपका नेगेटिव नंबर होगा तो वो पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगा. तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने math.h हेडर फाइल का यूज किया है, और उसके अंदर के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज किया है. तो अब अगर मैं इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव कर अगर मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, तो देखेंगे आप आपको क्या आउटपुट मिलेगा. आपने यहाँ पर सबसे पहले बेस लिखा है 2 और एक्सपोनेंट लिखा है 5, तो आपको वैल्यू मिल गई है 32, दैट इज करेक्ट. फिर वैल्यू लिखी है आपने, फिर वैल्यू दिख रही है आपको 1.41, तो ये आपका 2 का स्क्वायर रूट निकला है. और फिर आपने देखा वहां पर आपने ABS लिखा था और नम पास किया था, और नम की वैल्यू थी -5, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गई है, पॉजिटिव वैल्यू 5. तो इसी की तरह अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या देखा है यहाँ पर, तो आज के सेशन में आपने यहाँ पर सिंपली प्रोग्राम को, है ना, मतलब आपने प्रोग्राम के अंदर फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने टास्क को परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखा है. प्लस हेडर फाइल के अंदर, है ना, आप जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को आपने यहाँ पर यूज करना देखा. ठीक है, फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन में.